पतली वाली हिंशिप पर्टिकुलर्स की किताब है तो वो खोल लीजिए। कोई है जिसके पास नहीं है? Anybody who does not have this white book of kinship particulars as well as the scale as well as the scientific calculator with single memory? हाँ जी, किसके पास किताब नहीं है? विनीत अग्रवाल, विनीत कमेल, विनीत है ही नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है, तो भाई साहब आए नहीं। व्हाइट किताब है बेटा तेरे पास? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो सब लोग पहले व्हाइट किताब को खोलो और मुझे बताओ सबसे पहला पेज क्या है? Let's have the familiarization with this book before we proceed to the kinship question. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सर। KM GM GZ कर्व्स FSC नोट्स दिए हुए हैं बेटा, जो तू कह रहा है ना नोट्स की बात है, NOTES लिखा हुआ नोट्स। पहले पेज की बात कर रहा हूँ यार। The first page when you open डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अच्छा नोट्स लिखा होगा यार। कौन सा पेज खोला तुम लोगों ने? सर वो ऊपर हेडिंग है सर, एमवी हैंडशेप, उसके नीचे लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग द स्ट्रीम एंड स्टेबिलिटी डेटा फॉर द एमवी। आगे बोल। बोलता रहे। So the following should be taken into account unless otherwise stated. डेंसिटीज दी हुई है, 1 2 3 4। हैवी ऑयल की डेंसिटी दी हुई है। यस सर। हाँ ये इसी को नोट्स कहते हैं। नोट का पेज है ये। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं ये क्या है। इस पेज पे जो हैवी ऑयल डीजल ऑयल की डेंसिटीज दी हुई है, अब तुम छोटी किताब की क्वेश्चंस याद करो, वहां पे ना हैवी ऑयल की डीजल ऑयल की डेंसिटी दी होती थी। किनशिप पर्टिकुलर्स में जब क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारा डेटा क्वेश्चन में होगा ही नहीं। बहुत सारा डेटा तुम्हारे को इस बुकलेट से निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दी हैवी ऑयल की डेंसिटी, डीजल ऑयल की डेंसिटी, लूब ऑयल की डेंसिटी, या जो भी इस पेज पे दिया हुआ है वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा। तो एक बारी सारे लोग इस पेज के जो कंटेंट है हल्का सा रन थ्रू कर लो। हो गया सबका? अब आ जाओ इंडेक्स पेज पे, जहां पर पूरे बुकलेट का इंडेक्स दिया हुआ है। दिव्य कुमार सक्सेना, बेटा पेज नंबर बता मुझे, कौन सा ये वाला? सर इंडेक्स के नीचे लिखा है 1, पेज नंबर। पेज नंबर 1, ओके वेरी गुड। अब देखो इंडेक्स में कभी भी तुम्हारे को किसी पेज पे जाना पड़ेगा, तो इंडेक्स इज ए वेरी गुड रेफरेंस। स्पेशली अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब तुम एमएमडी का एग्जाम दे रहे होगे उस वक्त, क्योंकि नर्वसनेस होती है, टाइम कम होता है, इंडेक्स पेज विल बी वेरी हैंडी। बट वो तुम तभी यूज कर पाओगे एमएमडी एग्जाम में जब तुम यहां पर उसकी आदत डालोगे। ठीक है? सो इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है हमारा, वो 7 और 8 नंबर पेज है,
या 6 और 7 उसका नाम होगा, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स लिखा होगा। क्या इस पे इंडेक्स पे लिखा हुआ है? Yes, हाँ जी sir. सर। Yes, sir. 7 or 8. The page number 6, hydrostatic table. Hydrostatic table. जी। This is the most important page that we have to refer to every time. तो 7 और 8 पेज नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इसी पेज पे चलते हैं। गो टू पेज नंबर 7 and 8। Okay, sir. सब लोग पहुंच गए? यस सर। Yes, अब sir. आप लोग देखोगे इसमें ना 9 कॉलम्स बने होंगे। पहला कॉलम ड्राफ्ट का होगा, दूसरा कॉलम डिस्प्लेसमेंट का होगा, तीसरा कॉलम टीपीसी का होगा, टर्न्स पर सेंटीमीटर का, चौथा कॉलम एमसीटीसी। एमसीटीसी मालूम है किसी को? मूवमेंट टू चेंज द ट्रिम बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तुम लोग ट्रिम कर रहे हो अभी, तुम्हें मालूम होगा। ओके, फिर उसके बाद में एलसीबी, एलसीएफ, वीसीबी, केएमएल, केएमटी और केएमएल के कॉलम होंगे। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो टोटल ये 9 कॉलम है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो सारे कॉलम्स हैं ये सारे चलते हैं फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। फर्स्ट कॉलम इज ड्राफ्ट, जिसके नीचे लिखा हुआ बीके। बीके क्या है? अरे किसी को नहीं पता? बिल्ज कील। बिल्ज कील, एब्सोल्युटली बिल्ज कील। बेटा इसका मतलब है बिलो कील, ठीक है, नॉट बिल्ज कील। क्या अजय पुरी सर अभी बिल्ज कील पढ़ा रहे हैं क्या, या पढ़ा चुके हैं? पढ़ा। सर आज ही रिवाइज सर पेपर डिस्कस हुआ था। अच्छा अभी, अच्छा रिवाइज हुआ है आज, चलो कोई बात नहीं। दिस इज बेसिकली बिलो कील। बेसिकली फंडामेंटल क्या है, जो ड्राफ्ट की मेजरमेंट होती है वो कील प्लेट के ऊपर से नहीं होती है, कील प्लेट के नीचे से होती है ना। तो कील प्लेट अगर 20 mm की कील प्लेट है, तो थिक प्लेट, तो 20 mm लूज होता है, इसीलिए जो ड्राफ्ट की जो मेजरमेंट होती है हमेशा बिलो कील से होती है। इसलिए जो बीके लिखा हुआ है दैट इज बिलो कील। एक बात, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके नीचे जो ड्राफ्ट दिए हुए हैं वो 20-20 सेंटीमीटर के गैप में दिए हुए हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। सो लेट्स से अगर मैं कहूं तुम्हारे को कि 5 मीटर ड्राफ्ट के ऊपर जहाज के हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे? 5 मीटर पे जो तुम्हारे हाथ में स्केल है, स्केल निकालो सब लोग। आई वॉन्ट यू टू यूज द स्केल, प्लीज डू इट नाउ। कोशिश करो सही चीजों की आदत डालें। स्केल के बिना भी हम कर सकते हैं, मुझे मालूम है, बट स्केल की आदत बहुत जरूरी है। नहीं तो एमएमडी एग्जाम में क्या होगा, नर्वसनेस के टाइम पे जब टेंशन में होंगे, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू द स्केल, गड़बड़ करके गलत वैल्यू पढ़ के गलत करके आओगे पूरा क्वेश्चन। इसीलिए आज ही ये जरूरी है कि आप लोग सब स्केल यूज करें। 5 मीटर पे जो मैं पूछ रहा हूं उस पे स्केल को रखें और मुझे एक एक करके वैल्यू बताएं। गुरपिंदर सिंह आप बताएंगे सारी वैल्यू। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट इन टन्स है 9788, टीपीसी इन सेंटीमीटर्स है 2208, एमसीटीसी है 116.8, एलसीबी है फॉरवर्ड 73.016, एलसीएफ फॉरवर्ड एपी है 72.917, वीसीबी 2.684, KM 8.890 and KM metacentric 2427.7. ओके, वेरी गुड। अभी गुरपिंदर तूने स्केल यूज किया था बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखो स्केल यूज करने का फायदा क्या होगा, अभी 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसकी ना इंटरपोलेशन करेंगे। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग हर बार स्केल यूज करें,
चाहे मुझे मालूम है पढ़ना आसान है, लेकिन फिर भी स्केल यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, इस पेज पे ना दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर ऊपर जाओगे तो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स के नीचे में ना डेंसिटी की एक वैल्यू दी हुई है। बताएं मुझे क्या लिखी हुई है। असद मोहम्मद महमद जाफरी, प्लीज बताएं। सर 1.025 सॉल्ट वाटर। क्या मतलब है इस बात? सर ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट है सब सर सी वाटर के हिसाब से है सर, सी वाटर डेंसिटी पे। हाँ, ये जो सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, ये ऑल आर इन डेंसिटी सॉल्ट वाटर। अब डेंसिटी सॉल्ट वाटर के हिसाब से क्यों दिए हैं? दुनिया में अगर हम पोर्ट्स को छोड़ दें, कोस्टल वाटर्स को थोड़ा सा छोड़ दें, तो मेजर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1025 है। दैट इज द सॉल्ट वाटर डेंसिटी, सी वाटर डेंसिटी 1025। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर के लिए दिया हुआ है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक ये कहता है कि हम हमेशा सॉल्ट वाटर में तो होंगे नहीं। हम जब पोर्ट्स में जाएंगे, लेट्स से मैं शंघाई की बात कर लूं, तो शंघाई में डेंसिटी अराउंड 1 है। एनीबॉडी नोज अबाउट, किसी ने डेंसिटी मेजर की है शंघाई की? किसी ने नहीं करी, सरप्राइजिंग। ओके, इट्स अ फ्रेश वाटर पोर्ट। सर हांगकांग के पास ठीक है। नहीं, हांगकांग अलग है बेटा, शंघाई अलग है। कोई बात नहीं। बेसिकली मेरा फंडा क्या समझाने का था, कभी कभी वहां पर हमारे को 998 997 भी डेंसिटी मिलती है शंघाई में, तो 1000 के पास उसकी डेंसिटी है। बट अगर किसी भी और पोर्ट की बात करूं तो 1005 1010 1014 1020 1022 कुछ भी और डॉक वाटर डेंसिटी हो सकती है। क्या ये बात सही है? यस सर। तो अगर Yes, sir. डेंसिटी कोई और दी हुई है, तो हमारे पास ऐसा जैसा टेबल तुम्हारे पास बना हुआ है 1025 के लिए, तो हर डेंसिटी के लिए एक टेबल होना चाहिए था। क्या ये बात सही नहीं है? नहीं सर। एक्चुअली लॉजिकली ये सही है, जो मैं पूछ रहा था, होना यही चाहिए था। बट अगर हम ऐसा करते तो बहुत सारी डेंसिटी के बहुत सारे पेजेस बन जाते। तो हमने एक फंडा लगाया कि क्यों ना जो भी कैलकुलेशंस कर रहा है उसको एक फंडामेंटल सिखाते हैं। फंडामेंटल क्या? कि अगर आपका जहाज किसी और डेंसिटी पर है, तो ये सॉल्ट वाटर पर्टिकुलर्स यूज करते हुए उस डेंसिटी के लिए कैसे इंटरपोलेट करके हमारे को उस डेंसिटी के पर्टिकुलर्स निकालने हैं। जो बात मैंने अभी कही, कितने लोगों को समझ में आई? आ गया सब समझ? ओके, सबको आ गया। दोबारा यूज कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। हमारा जहाज, हम जब पोर्ट में जाते हैं, लेट्स से डेंसिटी है हमारी 1010 की, तो हम जब लोडिंग डिस्चार्जिंग करेंगे तो 1010 पे करेंगे। अब जब 1010 पे करेंगे तो उस वक्त हमारे जहाज का डेटा क्या है वो मैं कहां से निकालूंगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुकलेट है जो तुम्हारे हाथ में है जहाज पे। इसको हम कहते हैं ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट। ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में जो डेटा मेरे को दिया हुआ है वो 1025 के लिए दिया हुआ है। बट मैं तो लोडिंग या डिस्चार्जिंग 1010 पे कर रहा हूं, तो मेरे को 1010 का डेटा कहां से मिलेगा? 1010 का डेटा निकालने के लिए या तो मेरे पास 1010 का ऐसा ही 1025 वाला पेज होता, या फिर मुझे कोई तरीका मालूम हो जिससे मैं 1025 का डेटा यूज करके 1010 पे समहाउ अपनी वैल्यूज निकाल लूं। दोबारा मैंने ये बात समझाई है, आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हुई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर, तो क्लियर एक है। बात याद रखना, हिंडशिप का जो मेजर पार्ट है, मेजर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है जो मैं अभी बात कर। इसको फर्दर आगे लेके जाऊंगा जब मैं इस फंडे को समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये फंडा ना समझाऊं, कल समझाऊं ये फंडा, क्योंकि सारी गेम इसी फंडे की है ना। उससे पहले मैं सिर्फ उसका एक भूमिका बांध रहा हूं, एक लाइन ऑफ थॉट रखा हूं तुम्हारे सामने
ताकि जब मैं ये बात समझाऊंगा, एक रात गुजर जाएगी, थोड़ा सोचना इस बारे में, और फिर जब मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आए। ठीक है, एक बात। अब पहला कॉलम है ड्राफ्ट का, दूसरा कॉलम है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ा बोर्ड पे समझाता हूँ, एक मिनट। ये हमारे 9 कॉलम्स हैं। इन 9 कॉलम्स में से सारी गेम स्टार्ट होती है इसके अलोंग। इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ध्यान से देखो, मैंने ब्लू में बनाया है, इसलिए इनको अलग रंग दिया है, इनको अलग रंग दिया है, इसको अलग रंग दिया है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। दीज आर कॉल्ड एज सेकंड ग्रुप। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि ये बड़े स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ है। ये पहले जो 3 ब्लू वाले मैंने लिखे हैं, ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और जो बाकी 5 वाले हैं वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट सारे चलते इसके हिसाब से ही हैं। क्लियर हुई बात? जो फर्स्ट ग्रुप है, दिस ग्रुप इज डेंसिटी डिपेंडेंट। सेकंड ग्रुप इज अंडर वाटर वॉल्यूम डिपेंडेंट, और वी कैन से ड्राफ्ट डिपेंडेंट। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करो, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे बनाया हुआ है, नोट डाउन करिए। इन दोनों की क्लैरिफिकेशन कल करूंगा, आज नहीं।
हाँ जी हो गया या अभी लिख रहे हो? यस सर, हो गया। हो गया सर। ओके वेरी गुड। चल 1 मिनट को। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इस टेबल का यूज समझाता हूँ कैसे करेंगे, इंटरपोलेट कैसे करेंगे, थोड़ा हम कल करेंगे। अगर मेरा ड्राफ्ट था 5 मीटर का, तो आप सीधा ये वैल्यूज पढ़ लेंगे, है ना। अगर मेरा ड्राफ्ट था 5.2 का, तो भी आप सीधा एक वैल्यूज पढ़ लेंगे। क्या है, ये बात सही है? यस सर। हाँ सर। यस सर। बिल्कुल। बट अगर मेरा ड्राफ्ट है 5.15 मीटर, अभी मैं क्या करूं, एक इंटरपोलेशन सिखा रहा हूं, बाकी आप कर सकते हैं अपने आप। मुझे 5 मीटर पे डब्ल्यू की वैल्यू बताना एक बारी। सर 9788। 9788। 5.2 पे 10230। 10230। 10230। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है मतलब 5 से 5.2 में इंक्रीजिंग वैल्यू है, इसका मतलब हमारी 5.15 की वैल्यू 9788 से ज्यादा आने वाली है और 10230 से कम आने वाली है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल 442 सर। 442 सर। 44। ठीक है। 442। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.2। पॉइंट। तो 0.2 के लिए तो डिफरेंस इज 442। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 0.15। दिस इज प्रोपोर्शनल टू x। हमारे को x निकालना है पहले, यानी कि अगर 5 और 5.2 में डिफरेंस है 442 का, तो 0.15 के लिए डिफरेंस कितना होगा? दैट इज दी x। तो x कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। कितने लोगों को मालूम है ये बात, या करके दिखाऊं प्रॉपरली? 442 पता है। इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.2 करिए, कितनी वैल्यू आ रही है? सर 331.5। 331.5। ओके। अब ये x की वैल्यू है डिफरेंस के लिए, बट हमारे को तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट एट 5.15 will be equal to 9788 plus 331.5। एक बार करना, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? सर 10119.5। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एट 5.15 मीटर ऑफ ड्राफ्ट in salt water, the displacement of our vessel will be 10119.5। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर, समझ गया। यस सर। कर Yes, लोगे? sir. सब लोग कर लोगे? हाँ सर। इसमें गलती होने के चांस कहाँ होते हैं, पहले मैं वो समझा दूं बस। जब ये वैल्यू डिक्रीजिंग होती है, यानी यहां से यहां, जब आपको 8 वैल्यूज निकालने को मैं बोलूंगा, तो आपको लगेगा 5 से 6 वैल्यूज तो सारी इंक्रीज करती हुई है, कोई एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसी होंगी जो डिक्रीज कर रही होंगी, वो भी आप इंक्रीजिंग के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं पर गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, ये जो इंटरपोलेशन मैंने अभी करी है, अब ये समझ लो बहुत ज्यादा इंटरपोलेशन तुम अगले 1 महीने में करने वाले हो, सर में दर्द हो जाएगा इतनी इंटरपोलेशन तुम करने वाले हो। बट क्योंकि तुम्हारे को मालूम है कि सर में दर्द होने वाला है, 2 ऑप्शन है, या तो खुशी खुशी इसको झेल लो, अपना लो, या फिर रोते रोते इस काम को करोगे। तो ऑप्शन जो है यही है कि करना ही पड़ेगा। पहले से ही दिमाग को ट्रेन कर लो कि भाई ये कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इंटरपोलेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर यही काम रोते रोते करोगे तो करना फिर भी पड़ेगा, और एग्जाम में गलती भी हो जाएगी, नंबर भी छूट जाएंगे, है ना। मैं तो बड़े आराम से एक ही वैल्यू ली है, मेरे भी सर में दर्द हो जाता है, पर तुमने तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो माइंड मेकअप कर लो कि बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कितनी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी अभी। तो प्लीज मेकअप योर माइंड। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पेज है, मोटा मोटी ये पेज समझ में आ गया? यस सर। यस सर। है ना। यस सर। सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात जो मैंने करी है वो मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं कल ही समझाऊंगा, क्योंकि सारा गेम उसी का ही है। 1025 से किसी और डेंसिटी पे कैसे डेटा निकालना है वो भी मैं कल ही समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अब वापस से अपने पेजेस खोलो और उसमें आई थिंक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पेज, ये सारे पेजेस इंडेक्स पेज पे आ जाओ और मुझे बताओ 11, 12 वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? Sir, capacities and centers of gravity COG of refrigerated cargo in domestic chamber. एब्सोल्युटली। अब इस वाले पेज पे आ जाओ, कैपेसिटीज ऑफ कार्गो, कैपेसिटीज ऑफ होल्ड। क्या इस पे आप सारे जहाज के होल्ड लिखे हुए देख पा रहे हो, उनकी कैपेसिटीज देख पा रहे हो, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ देख पा रहे हो? Yes, sir. सो द पॉइंट इज व्हाट, छोटी किताब के जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो उसमें लिखा होता था कि अगर हम होल्ड नंबर 1 में कार्गो लोड करने वाले हैं तो उसका डेटा, होल्ड नंबर 1 का डेटा क्वेश्चन में ही लिखा होता था। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें होल्ड नंबर 1 का डेटा नहीं दिया होगा, तो मार्क को उस क्वेश्चन को पढ़ करके इस पेज पर आना पड़ेगा, इस पेज पर से होल्ड नंबर 1 का, होल्ड नंबर 3 का, होल्ड नंबर 5 का डेटा निकालना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सो अगर आप लोगों की इस पेज से फैमिलियराइजेशन नहीं होगी तो जब क्वेश्चन में डेटा मांगा जाएगा तो तुम ढूंढते रहोगे, डेटा तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, या तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कहां से डेटा निकालना है। इसीलिए इस पेज की फैमिलियराइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 13, 14 वाला पेज देखो, उसमें बैलास्ट टैंक, डीजल ऑयल टैंक्स, फ्यूल ऑयल टैंक्स का डेटा दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं नंबर 5 फ्यूल ऑयल टैंक, तो आपको कहां से उसका डेटा निकालना है ये पेजेस में दिया हुआ है। देखो अगले आगे वाले इसके आगे पेजेस में बैलास्ट टैंक की मैं बात करूं, उसका डेटा कहां दिया हुआ, उसी पेजेस में दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज पेजेस, स्लो एंड स्टेडी पढ़ो उसको, हल्का सा नजर भर उठा करके देखो कौन कौन से कॉलम दिए हुए हैं, मुझे बताओ, फिर मैं एक एक करके हल्की हल्की सी बात करके आगे मूव ऑन करूंगा। दिव्यांश श्रीवास्तव, बेटा तू बता दे मेरे को क्या क्या दिख रहा है तेरे को? सर सारे टैंक दिख रहे हैं, नंबर 1 डीबी टैंक। देख तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 डीबी, तूने बोल तो दिया, इसके ऊपर एक बोल्ड में हेडिंग लिखी है, बता उस पे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑयल और हैवी फ्यूल ऑयल के टैंक की बात करी है तूने, ठीक है ना? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर 1 डीबी है ये फ्यूल ऑयल टैंक भी है और डबल बॉटम टैंक भी है।
बट जब हम बैलास्ट की बात करेंगे तो एक पेज पलट के देखो, उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ बैलास्ट टैंक स्टार्ट हुए हुए हैं, वहां पर देखो नंबर 1 डीबी लिखा हुआ है, सब लोग देखो। यस सर। तो कंफ्यूजन नहीं करना। अगर क्वेश्चन में फ्यूल ऑयल टैंक की बात की है तो फ्यूल ऑयल टैंक वाले पेज पे जाकर उसके टैंक का डेटा निकालना है। अगर उसमें बैलास्ट टैंक की बात की है तो बैलास्ट टैंक पे जाके उसका डेटा निकालना है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सब लोग पढ़ो। यस सर। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है? श्रीवास्तव साहब बताएं मुझे, फ्यूल ऑयल का कॉलम बताएं, कॉलम बाय कॉलम क्या क्या दिया हुआ है? कंपार्टमेंट का नाम, उसका जो हाँ जी, रीड नंबर है, टैंक्स की हाँ कैपेसिटी बाय 100%, 98%, आफ्टर दैट हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टैंक, बिल्कुल वर्टिकल सही एंड है, लॉन्गिट्यूडनल बोथ, एंड बिल्कुल। फ्री सरफेस मूवमेंट ऑफ द टैंक एट फ्री सरफेस करेक्शन स्पेसिफिक मूवमेंट ग्रेविटी। एफएससी दिया हुआ हाँ जी सर। है। एफएससी लास्ट कॉलम किसका है? फ्री सरफेस मूवमेंट का सर, एट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1। हाँ, ये तूने अच्छी बात की, तूने पहली बार किसी बंदे ने पूरा ये बात पढ़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी, चलो मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। इसमें जो जो अभी श्रीवास्तव साहब ने बोला, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम हमेशा टैंक की 100% कैपेसिटी वाले कॉलम से ही डेटा निकालेंगे। वो जो 98% वाला डेटा दिया हुआ है वो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। पहली बात, 100% वाला डेटा यूज करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टैंक जो दी हुई है वही हम इसमें से पिकअप करके यूज करेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एफएसएम या एफएससी का कॉलम दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अगर इस टैंक में फ्रेश वाटर होता तो ये वैल्यू होती। तो अगर इसमें हैवी ऑयल दिया हुआ है तो हैवी ऑयल की जो डेंसिटी मेंशन कर रखी है उस डेंसिटी से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस टैंक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफएससी की। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आई तो खैर नहीं है, आई बहुत सारी गलतियां सॉरी मैम, ध्यान से देख लो, नहीं ध्यान सर, आई नहीं सर। नहीं आई ना, मुझे मालूम है, मैं अभी बोर्ड पे समझाता हूँ 2 मिनट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गलतियां इसी चीज की होती है, सबसे ज्यादा। आई से मैक्सिमम ये बिठा दो भाई, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो तो। हाँ जी। यस सर। भाई मेरी स्पीड ठीक है? कुछ कुछ मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? ये वाली ऊपर से गई, बाकी तो सब समझ आया। ये वाला तो मैंने समझाया नहीं ना अभी, और ये वाली ज्यादा समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, है ना? फिर भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, चिंता ना करो, एक एक चीज समझ में आएगी, गारंटी है मेरी। ये जो एफएसएम का कॉलम है इसमें नंबर 1 डीबी की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है? 657। कितनी, मेरे को समझ नहीं आया। 657। 657। 657, ओके। ये एफएसएम की वैल्यू दी हुई है एट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 अगर इसमें फ्रेश वाटर होता। सही है? एफएसएम का मतलब क्या होता है? आई इंटू डी आई, क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। इसका मतलब डी आई की वैल्यू है 1, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 657। 657। बट अगर इस नंबर 1 डीबी में हैवी ऑयल है, हैवी ऑयल की डेंसिटी बताओ ऊपर क्या दी हुई है? किसी पेज पे लिखा 0.95। 0.9। अगर इस टैंक में अगर हैवी ऑयल होगा, अगर तो हैवी ऑयल ही तो मूव करेगा। अगर हैवी ऑयल मूव करेगा तो इसकी एफएसएम क्या हो गई? आई इंटू डेंसिटी ऑफ हैवी ऑयल। क्या ये बात सही है? इसका मतलब अगर इसमें हैवी ऑयल है तो इस टैंक की डेंसिटी, इस टैंक की एफएसएम कितनी हो गई? 657 इंटू 0.95। बताना कैलकुलेट करें कितना आ रहा है? 6 to 4.15। 6 to 4.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे को ये एफएसएम की वैल्यू क्वेश्चंस में लगानी है, 657 मत लगा देना। अब समझ में आई बात? यस सर। यस सर। क्लियर है?
ये गलती बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हर कॉलम में, अब हर एक कॉलम में देखो एफएसएम के साथ में लिखा हुआ है एट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। इसका मतलब हमारे को हर बार डेंसिटी ध्यान में रख के इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो, अब जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पेजेस। 5 मिनट दे रहा हूं, ये 11 से 19 तक जितने भी पेजेस है उनको एक बार पढ़ो, देखो, समझो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, फिर आगे मूव करता हूं। तो इसमें जो नंबर 1 डीबी टैंक है बैलेस्ट वाले पेज में, हाँ, उसमें एफएसएम 419 दिया हुआ है, तो एक ही हाँ। टैंक अलग अलग कैसे हो रहा है? एक्चुअली में क्या है, एक कंफ्यूजन है इस किताब के अंदर में। कंफ्यूजन क्या है, अगर हम दोनों के पर्टिकुलर्स चेक करें, नंबर 1 डीबी ऑफ फ्यूल ऑयल एंड नंबर 1 डीबी ऑफ बैलास्ट टैंक, दोनों के पर्टिकुलर सेम है, बट दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। सो अगर क्वेश्चन आता है तो जो वैल्यू किताब में दी हुई है वी विल यूज दैट वैल्यू, सिंपल। क्योंकि हम जब जहाज पे जाएंगे, समझना बात को, हम जब जहाज पे जाएंगे तो जहाज की जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट होगी, अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं दी हुई तो जो पेज पे वैल्यू दी होगी हम वही यूज करने वाले हैं लॉजिकली। सो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सो नंबर 1 डीबी बैलास्ट के लिए जो वैल्यूज दी हम वो यूज करेंगे, नंबर 1 डीबी फ्यूल ऑयल के लिए जो वैल्यूज दी हम वो यूज करेंगे। जबकि गो टू पेज नंबर 19, हैव अ लुक, एक 19 नंबर पेज पे जाओ, तेरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं अभी। 19 पेज पे ना सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हर एक टैंक का, देखो जरा। 18 या 19 पेज है, ऐसी पेज है मुझे जो याद आ रहा है, मेरे पास किताब नहीं है अभी, मैं बस याद से बता रहा हूँ। यस सर। 18 है सर। एफएससी का पेज 18 है सर। 18 है, अच्छा। 18 में क्या वैल्यू दी है नंबर 1 डीबी की? 419 सर। अब यहाँ पे नंबर 1 डीबी एक ही दिया हुआ है, सही है कि नहीं? तो लॉजिकली पॉइंट ये होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू भी हम वहां पे मॉडिफाई करके 419 कर देते। बट अगर इसकी कोई करेक्शन ही नहीं आई है तो इसका मतलब इस जहाज पे कोई खास बात होगी जिसकी वजह से ये ऐसा दिया हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जैसा पेज पे दिया हुआ है हम वो वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक बार देखो सब लोग, 11 से 19 तक पेज, जस्ट गो थ्रू इट, कॉलम पढ़िए। सर क्यों चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू, एक रीजन? मेरे को लगता है कुछ मिसप्रिंट है यार, ये गलती है जो चलती आ रही है। और अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हो जहां पर ये कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो। ठीक है, बट लॉजिकली मेरे हिसाब से भी या तो ये दोनों टैंक एक ही है, कभी इसमें डीजल ऑयल भर दिया, कभी इसमें फ्यूल ऑयल हैवी ऑयल भर दिया, या बैलास्ट भर दिया। बट ये क्लैरिफिकेशन इस पेज की गलती का अभी तक मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों गलती है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा दिया हुआ है हम उसको वैसे यूज करें तो बेहतर है। एट द सेम टाइम पिछले 5 साल से ऐसा कोई नंबर 1 डीबी या नंबर ऑफ फ्यूल ऑयल को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आई हो। सर अगर इस बार आ गया तो कोई बात नहीं, उससे पहले मैं तुम्हारा क्लैरिफाई कर दूं। सर किसी की किस्मत हमारी तरह नहीं है ना। मैं वही कह हमारा रहा हूँ। बैच बहुत, हमारे बैच वालों की किस्मत बहुत खतरनाक है सर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को ना क्लैरिफाई कर दूंगा इस बात को लेकर थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है, डोंट वरी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है 6 और 7। 6 और 7 के बाद ये 11 से लेकर 19 तक पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वे, जब हमारे को डेटा निकालना पड़ेगा किसी भी टैंक का, किसी भी होल्ड का, किसी भी चैम्बर का, वो कहां से निकालना है? ये 11 से 19 पेज से ही डेटा निकालना है हमारा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पेज नंबर 25, आई थिंक 25 या 23 पेज होगा।
लोड लाइन देखा लिखा होगा उस पर। लोड लाइन सर डेटा दिया 23 सर यस सर लोड 23 वाला Yes, पेज हो। तो 23 वाले पेज पे जो डेटा दिया हुआ है, अगर लोड लाइन का क्वेश्चन आता है तो इस पेज को रेफर करेंगे। एट द सेम टाइम इस पेज पे समर डिस्प्लेसमेंट, विंटर डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। क्या ये बात सब लोग देख पा रहे हैं या नहीं? यस सर। यस सर तो अगर तुम्हारे को समर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, विंटर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है इस जहाज की एमवी हिंदशिप की, तो इस पेज को रेफर करना पड़ेगा। और डेफिनेटली फॉर लोड लाइन के लिए कील से लेकर डेक लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे को चाहिए होगा। तुम्हारे को समर ड्राफ्ट चाहिए होगा, तुम्हारे को विंटर ड्राफ्ट चाहिए होगा, तुम्हारे को ट्रॉपिकल ड्राफ्ट चाहिए होगा, वो इस पेज से ही मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर यस सर यस सर ठीक है। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट के 2 कॉलम दिए, 1 कॉलम दिया हुआ है। दो सर कॉलम है 2 कॉलम है 2 कॉलम में अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। क्या ये बात भी सही है? यस सर Yes, sir. 1000 kgs and 1016 हाँ, कौन सी वाली कौन सी है? दो वैल्यूज कौन सी है? एक टन वाली एक मैट्रिक, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। एक मैट्रिक टन वाली वैल्यूज हैं और एक लॉन्ग टन वाली वैल्यूज हैं। जो भी बड़ी वैल्यू है, जो भी बड़ी वैल्यू है वो मैट्रिक टन की वैल्यू है। सो समर डिस्प्लेसमेंट की राइट वैल्यू इज 19617। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर 19617 वाला जो कॉलम है पूरा, वो मैट्रिक टन वाला कॉलम है। और हम क्वेश्चन में जहां भी ये वैल्यू यूज करनी है वो मैट्रिक टन की ही वैल्यू यूज करनी है, हमें लॉन्ग टन की वैल्यू नहीं यूज करनी। लॉन्ग टन का मतलब, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 1 मैट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो और 1 लॉन्ग टन का मतलब होता है 1016 केजी। ठीक है, ये हम यूज नहीं करते एक्सेप्ट फ्यू पोर्ट्स, सुएज हो गया, अमेरिका हो गया, नॉट फॉर लोडिंग पर्पसेस बट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो हमारे को जो यूज करना है वो मैट्रिक टन ही यूज करना है। तो जो पहले कॉलम की, आई डोंट नो पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम है, जो भी बड़ी वैल्यू है मैट्रिक टन वाली, वो वाले कॉलम की वैल्यूज को लेकर के हम मूव ऑन करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर कोई डाउट इस बात को लेके? कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? ये पेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे काम का है। अब आ जाओ पेज नंबर 3031 आई थिंक, जहां पर कंडीशन नंबर 1 लिखा हुआ है। इंडेक्स पे भी देख सकते हो कंडीशन नंबर 1 कहां पे शुरू हो रही है। सर 38 पे है। 38 पे, ओके। 38वां पेज देखो। अब ये 38वें पेज से लेकर लास्ट तक, नॉट लास्ट तक, समवेयर अराउंड लास्ट तक 11 कंडीशंस दी हुई है जहाज की। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5 एंड सो ऑन टिल कंडीशन नंबर 11। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे जाओ। क्या ये लाइट शिप कंडीशन दी हुई है? देखिए खोल के एक बार ध्यान से, यस सर यस सर एक बारी यस सर आराम आराम से इसके कंटेंट पढ़ो। लेफ्ट साइड के फर्स्ट कॉलम पे, नॉट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पे जो पूरा कंटेंट दिया हुआ वो पढ़ो। क्या क्या दिया हुआ है अपने आप पढ़ो। सारे होल्ड, सारी टैंक्स के बारे में दिया हुआ है। यस सर और उसके आगे सारे कॉलम में नील 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 खाली 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 लिखा हुआ है। यस सर यस सर क्योंकि ये लाइट शिप है। जब जहाज बन के तैयार हुआ उस वक्त इस जहाज का डेटा, यानी फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्ट ड्राफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, केजी, देखो नीचे बॉटम में ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। क्या सब लोग पढ़ पा रहे हैं? यस सर। यस सर तो अगर क्वेश्चन में वो कहता है, हेडशिप के क्वेश्चन में कैसे आएगा
instead of writing so many data, he will just say as per condition number 1. जहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा एज पर कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 के लिए तुम्हें इस पेज पर आना पड़ेगा। इस पेज पे जो डेटा दिया हुआ है उसको स्टार्टिंग वैल्यू समझ रहे हो, क्वेश्चन की स्टार्ट वैल्यू दी हुई है इस पेज पे, ये समझ में आ रही है बात। तो यहां से डेटा पिकअप करना पड़ेगा। लेट्स से वो कहेगा एज पर कंडीशन नंबर 1, सो हमारे को फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो भी दिया हुआ है वो पिकअप करना पड़ेगा, हमारे को आफ्ट ड्राफ्ट जो दिया हुआ है वो पिकअप करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है यहाँ पर वो पिकअप करनी पड़ेगी, जो केजी की वैल्यू दी है वो पिकअप करनी पड़ेगी, एंड एज पर द क्वेश्चन कुछ और भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं सर, ये नहीं समझ। अच्छा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है, इसको समझ में नहीं, दोबारा बता देता हूँ। जब हम क्वेश्चन एग्जाम के तो ऐसे दिया होता था, शिप विद डिस्प्लेसमेंट 5950 टन हैविंग केजी 10.9 मीटर, क्या ऐसे दिया नहीं होता था क्वेश्चन में? हेलो हेलो हेलो, किसको समझ में नहीं है ऐसी बात? हाँ यस सर। सर, यस सर, सर दिया होता है यस सर, ऐसे दिया दिया होता है। होता। अब ये एक दो वैल्यू ये हो गई, और उसके बाद जैसे फॉरवर्ड ड्राफ्ट 6.45, हाफ ड्राफ्ट 7.45, ये चौथी 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई। फिर मान लो नंबर 1 डीबी टैंक हैविंग 400 टन्स ऑफ बैलास्ट और डेटा दिया, तो डेटा बढ़ता जाएगा। पर इन सबको मैं नलिफाई कर दूं और सीधा कह दूं एज पर कंडीशन नंबर 5, तो सारा डेटा कंडीशन नंबर 5 में जो दिया हुआ वो हमें पिकअप करना है। तो मेरा क्वेश्चन छोटा हो गया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस तो सर, ये कंडीशंस के अंदर में जो डेटा दिया है उस पर लिखा हुआ है एज पर कंडीशन नंबर 5, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो कंडीशन नंबर 5 पे जाकर डेटा पिकअप करना है बस। तो क्वेश्चन में लिखने की बजाय उसने कंडीशंस दे दी। अब बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं सर। ओके, अब प्यार प्यार से ये 1 से लेकर 11 जो पेजेस दिए हैं इनको ढंग से देखो, हैव अ लुक ऑन ऑल द कॉलम्स, हैव अ लुक ऑन ऑल द वैल्यूज गिवन डाउन बिलो, जस्ट गो डीप इनटू इट। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में इनके बारे में, इनको कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ 1 से 11 पेज है, सब लोग गो थ्रू कर लो। इस पेज से भी अगर कोई डेटा पिकअप करना है, मेरी सलाह रहेगी यूज द स्केल। गलती मत करना, नंबर 1 डीबी की जगह नंबर 2 डीबी का डेटा पिकअप कर लोगे, ये नॉर्मल सी गलती है, लेकिन इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर स्केल यूज करके आदत डालोगे तो एमएमडी एग्जाम में गलती नहीं होगी। एमएमडी एग्जाम में ही गलती होती है क्योंकि वहां पे नर्वसनेस होती है। घर पे करोगे गलती नहीं होगी, तो बोलोगे यार स्केल की जरूरत ही नहीं है, बट सिर्फ एमएमडी एग्जाम में ही गलती होगी। सब लोग पेजेस ढूंढ रहे हैं, मुझे बताओ बल्बस बाव का डेटा कहां दिया हुआ है? तो कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 में, बहुत गुड, वेरी गुड। बस बाकी लोग भी ढूंढ लो यार। सर कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 में, वेरी गुड। तो बात याद रखना, अगर बल्बस बाव का डेटा वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दिया होता है। सिमिलरली किसी का भी डेटा निकालना है तो उसमें कंडीशन नंबर मेंशन होगी और फिर हम उसका डेटा निकालेंगे। में भी है।
अच्छा, 3 मुझे में एक बात, भी दिया हुआ है। हाँ 2 और 3 में दिया होगा बस, उसके अलावा किसी में नहीं दिया होगा। सेकंड एंड थर्ड में दिया होगा मेरे ख्याल से, उसके अलावा किसी और में नहीं दिया होगा। अब एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने सबने ये 1 से 11 तक के पेजेस फ्लिप थ्रू करके देख लिए हैं, मुझे एक चीज का जवाब और दो, इन 11 पेजेस में क्या किसी ने कहीं पर भी डेंसिटी लिखी हुई देखी है? नो सर। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, प्लीज लुक फॉर अ डेंसिटी। ढूंढो ढूंढो, कहीं भी किसी भी पेज पे कहीं पर भी डेंसिटी लिखी हुई है क्या? सर कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट मतलब? नहीं सर। मतलब सर लिखा हुआ कि क्या अंदर है, तो पीछे जाके देख सकते हैं हम लोग डेंसिटी। ना बेटा नहीं, यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने पूछा स्पेसिफिकली, क्या इस पेजेस पे कहीं पर डेंसिटी लिखी है? नहीं लिखी है। नहीं सर, पूरे 11 कंडीशन पे नहीं है। नहीं लिखी हुई, बिल्कुल सही बात। तो एक चीज दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अजम्पशन नहीं करनी है कि ये जो डेटा दिया हुआ है वो सॉल्ट वाटर का डेटा दिया हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसका मतलब हमने अजम्पशन नहीं करनी है कि ये सॉल्ट वाटर डेटा है, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। सर रिपीट कर देगा, आवाज कट गई थी सर। हाँ बेटा जरूर, मैं ये कह रहा था, ये जो 1 से 11 कंडीशंस दी हुई है, इसमें किसी भी पेज पे कहीं भी डेंसिटी मेंशन नहीं है। अगर डेंसिटी मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये सॉल्ट वाटर का ही डेटा दिया हुआ है। इतनी सी बात मैं कह रहा हूं बस, वी विल नॉट अज्यूम दिस, बस। अब ये बात जब इसका टाइम आएगा तब ये बात मेरी याद कराऊंगा तुम्हारे को दोबारा, तब मेरी बात समझ में आ जाएगी सर ने ऐसा उस वक्त क्यों कहा था। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें आगे यूज होने वाली है, जो मुझे अभी याद आ रही है, वो सारी बातें मैं तुम्हारे को आराम से डिटेल में स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मेजर पार्ट है वो मैंने शुरू नहीं किया है, वो मैं कल शुरू करूंगा। मेजर पार्ट वही है, हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम सॉल्ट वाटर डेंसिटी टू प्रेजेंट डेंसिटी, वो पार्ट मैं कल करूंगा। बट मेरी इस बात को रात को कभी भी मौका लगे सोचना जरूर कि सर ने क्या कहा था, ताकि जब मैं कल बताऊंगा तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। आज की क्लास बेसिकली वाज द फैमिलियराइजेशन ऑफ पतली वाली किताब एमवी हिंडशिप पर्टिकुलर, जो हम जहाज के ऊपर जो हम किताब यूज करते हैं, देखा होगा तुमने, चीफ ऑफिसर के कैबिन में हमेशा रहती है, शिप्स ऑफिस में हमेशा एक किताब रहती है, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट, मोटी सी किताब होती है, देखी हुई है आप लोगों ने नॉर्मली। यस सर। सर देखिए है। जब लोरिकेटर कंडीशन टेस्ट करता है वो, है ना, तो ये वही किताब है। ये पतली सी किताब है, जहाज पे हमारी मोटी सी किताब होती है, ऐसी पड़ी रहती है शिप्स ऑफिस में। उसके पेजेस से उखड़े से रहते हैं, मुड़े मुड़े से रहते हैं, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्जन्स अवेलेबल फॉर चीफ ऑफिसर। उसके कैबिन में भी एक होती है, मास्टर के पास भी एक होती है, 4-5 किताबें होती है, चीफ इंजीनियर के पास भी होती है, सेकंड इंजीनियर के पास भी होती है ना। तो ये वही किताब है बेसिकली। ठीक है, इसकी फैमिलाइजेशन थोड़ी सी कराई है मैंने, जो हमारे काम की है। ठीक है, चलो यहाँ खत्म कर रहा हूँ क्लास। सी यू टुमारो विद दी हिंडशिप पर्टिकुलर्स, हिंडशिप की किताब, एक स्केल और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर विद योर पेन एंड नोटबुक। ठीक है, टुमारो कल हम शुरू करेंगे मेजर गेम। माइंड बना के आना, सारा गेम उसी का है, क्लास मिस मत करना। कल की क्लास मिस हो गई तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट
वो मिस हो जाएगा, फिर मैं समझाने वाला नहीं हूँ दोबारा। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, Thank sir. you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. guys, चलो बाय।